स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग छंद की दूसरी क्लास को लेने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत मैंने आपको छंद की भूमिका बताई थी और छंद की भूमिका के अंतर्गत हमने आपको छंद की परिभाषा, छंद का संधि विच्छेद और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वास्तव में छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। आज उसी के आगे छंदों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। छंदों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य पहला जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जिस प्रकार से जो गद्य शैलियां होती हैं उन गद्य शैलियों का जो नियामक होता है, उनके जो नियम और सिद्धांत दिए गए होते हैं वो व्याकरण में होते हैं। अर्थात यदि आपको कोई गद्य शैली में कुछ लिखना है, उपन्यास लिखना है, कहानी लिखना है, रिपोर्टाज लिखना है, डायरी लिखना है, संस्मरण लिखना है, लेखाचित्र लिखना है, यानी गद्य की जो विधाएं हैं उन विधाओं को लिखने के लिए आपको उन वाक्यों को शुद्ध करने के लिए उसके व्याकरण को देखना होता है। व्याकरण के द्वारा गद्य शैली में हम सुधार करते हैं और जो पद्य शैली में सुधार करते हैं, काव्य में जो सुधार करते हैं, वह सुधार किसके द्वारा होता है? छंदों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता भैया? छंदों के द्वारा होता। आप उसी में लिखेंगे गद्य का नियामक, गद्य का नियामक गद्य का नियामक व्याकरण होता है। व्याकरण होता है। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार पद्य का नियामक पद्य का नियामक छंद माना जाता है। छंद माना जाता है। कहने का मतलब ये जो गद्य शैली होती है उस गद्य शैली के जो नियम और सिद्धांत होते हैं वो कहां मिलते भैया? तो वो मिलते हैं व्याकरण में। कहां मिलते हैं? व्याकरण में मिलते हैं। ठीक वैसे ही ध्यान में रखना कि जो पद्य शैली है, इस पद्य शैली के जो नियम और सिद्धांत होते हैं वे कहां मिलते हैं? तो वे नियम और सिद्धांत मिलते हैं हमको छंदों के अंतर्गत। अर्थात व्याकरण के द्वारा हम पद्य शैली में सुधार कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि गद्य शैली में, ठीक उसी प्रकार से यदि हमें पद्य शैली में सुधार करना है तो उसका सुधार हम किसके द्वारा करते हैं? छंद के द्वारा करते हैं। गद्य का सुधार व्याकरण के द्वारा और पद्य का सुधार हम छंद के द्वारा करते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके पहले हमने अलंकार पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अलंकार को
काव्य का आभूषण माना जाता है। और रस को काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा, किंतु छंद को काव्य का शरीर माना जाता है। शरीर माना जाता है। कहने का मतलब जो काव्य का आभूषण होता है, काव्य का आभूषण भैया अलंकार माना जाता है। क्या माना जाता है? अलंकार माना जाता है। और ये जो रस है, इस रस को काव्य का क्या माना जाता है? तो इस रस को काव्य की आत्मा माना गया। क्या माना गया है? आत्मा माना गया है। किंतु जो छंद है, इस छंद को काव्य का क्या माना गया भैया? तो इस छंद को काव्य का शरीर माना गया है। क्या माना गया है? शरीर। बात समझ में आई? क्या माना गया भैया? शरीर माना गया है। क्या माना गया है? शरीर। आगे यदि हम देखें तो छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है। बात समझ में आई? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि जो छंद शब्द है, इस छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में मिलता है, तो भैया ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और पूछे ऋग्वेद में कहां मिलता है, तो ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में इस छंद शब्द का प्रयोग हुआ है। पेपर और क्लिष्ट करना चाहे कि बताइए भाई 10वें मंडल में कहां हुआ है, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। और इसी पुरुष सूक्त के अंतर्गत ही इस छंद शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको पता है कि पुरुष सूक्त में ही, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही जो हमारा वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था की भी चर्चा की गई है। यह बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के हाथों से, ब्रह्मा के जंघाओं से और ब्रह्मा के जो पैरों से, चरणों से किन किन जातियों की उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई है। अर्थात जो वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया गया है, उसका आधार भी आपके इस पुरुष सूक्त में ही मिलता है। और इसी पुरुष सूक्त में छंद शब्द की भी व्याख्या की गई है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि गद्य का नियामक क्या होता है, तो गद्य का नियामक व्याकरण होता है। पद्य का नियामक क्या होता है, तो पद्य का नियामक छंद होता है। काव्य का आभूषण किसे माना गया है, तो काव्य का आभूषण अलंकार को माना गया है। काव्य की आत्मा किसे माना गया है, तो रसों को माना गया है। काव्य का शरीर किसे माना गया है, काव्य का शरीर, तो काव्य का शरीर जो है वो छंदों को माना गया। किसे माना गया भैया? छंदों को माना गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है।
किसमें किया गया भैया? ऋग्वेद में किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में कहां? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। किस मंडल में भैया? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। और 10वें मंडल में कहां? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत किया गया है। ये बात समझ में आई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं आपसे करता हूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछ लिया जाए भैया कि वास्तव में जो छंद शब्द है वह छंद शब्द किस धातु से बना है? क्योंकि आपको पता है कि धातुओं का प्रयोग जो होता है वो संस्कृत में होता है, और छंद शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द भैया? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है का मतलब, संस्कृत भाषा का शब्द है का मतलब यह हुआ कि वास्तव में यह तत्सम शब्द है। ध्यान से देखेंगे हम, छंद शब्द, छंद शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के चद धातु से बना हुआ है। किससे भैया? चद धातु से बना है। किससे बना भैया? चद धातु से बना हुआ है। अब इस चद का अर्थ क्या होता है? चद का अर्थ क्या होता है? एक बात और समझ लीजिए, आप किताबों का यदि अवलोकन करते हैं तो कई किताबों में ये चीजें थोड़ा सा अलग अलग तरीके से दिया गया है। एक किताब में तो मैंने देखा था उसमें छद दिया गया था, छद। तो ये चद और छद ये थोड़ा सा भ्रामक है इसका कि वास्तव में क्या है। लेकिन यदि हम अवलोकन इसका करते हैं तो जो किताबें दी गई हैं, जो किताबें दी गई हैं उसमें अधिकांश किताबों में छद मिलता है। क्या भैया? छद मिलता है। तो हम सही भी इसी छद को ही मानते हैं। छद को कुछ समय के लिए सही नहीं मानेंगे हम लोग। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसकी भी ऐसा नहीं कि मतलब इसकी चर्चा नहीं हुई है, छद की भी चर्चा हुई है और छद की भी चर्चा हुई है। लेकिन मान लीजिए मैंने 10 किताबें पढ़ी है तो 10 किताबों में तकरीबन 7 किताबों में तो आपको छद मिलेगा। क्या मिलेगा? छद। लेकिन 3 किताबों में ये चद शब्द भी मिला हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा भ्रामक है। लेकिन अगर हम परसेंटेज रेशियो की बात करें कि सबसे ज्यादा किस धातु के विषय में जोर दिया गया है छंद की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में, तो वो है भैया छद। इसलिए हम भी छद को ही सही मानेंगे, छद नहीं सही मानेंगे, छद सही मानेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में ये छद नहीं रहा की कंडीशन में इस छद को भी स्वीकारा जा सकता है। लेकिन छद और छद यदि दोनों दिया गया है तो ऐसी स्थितियों में आपको इस छद को ही सही मानना पड़ेगा। अब इसका अर्थ क्या होता है लिखेंगे आगे। छद धातु का अर्थ रक्षा करना, रक्षा करना, प्रसन्नचित होना,
प्रसन्नचित होना, खुश होना, खुश होना, आह्लादित करना, क्या भैया? आह्लादित करना। इतने अर्थ दिए गए हैं। इस शब्द का अर्थ रक्षा करना भी होता है, प्रसन्नचित होना भी होता है, खुश होना भी होता है और आह्लादित करना भी होता है। लेकिन अगर आप टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं और उसमें ये चारों ऑप्शन बन जाए, तो इन चारों ऑप्शनों में जो आपको जो चुनाव करना है, वो चुनाव किसका करना भैया? आपको आह्लादित करना का चुनाव करना है। लेकिन अगर आह्लादित का ऑप्शन नहीं है तो आप खुश का भी ऑप्शन चुन सकते हैं, और खुश होने का भी ऑप्शन नहीं है तो प्रसन्नचित होने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। अगर यह भी नहीं है तो रक्षा करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन अगर ए बी सी डी ऐसे चार ऑप्शन बना दिए जाएं, तब उस समय आपको चुनाव जो करना है वो किसका करना है? आह्लादित करना का करना है। क्यों? उसका भी कारण क्या है, ध्यान दीजिए कि वास्तव में खुश होना और आह्लादित होना दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर उसमें है। क्योंकि खुश होने की प्रक्रिया भी दो तरीके से होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। कोई भी व्यक्ति हमारे यहां आता है, हमसे मिलने के लिए आता है, तो उसे देख करके हमारे खुश होने की प्रक्रिया भी दो तरीके से होती है। आंतरिक मतलब अंदर से, आंतरिक मतलब अंदर से, और बाह्य का मतलब बाहरी रूप से, दिखावे के रूप में। जैसे आपने देखा होगा, यदि आपसे कोई मित्र आपसे मिलने के लिए आता है लेकिन वह मित्र आपको पसंद नहीं है, तो हम लोग एक झूठी हंसी हंस देते हैं, अरे मित्र आइए, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आप आ गए, अब बहुत दिनों से आपसे मिलना था। लेकिन जब वो मित्र आके बैठता है तब आप अपने मन में क्या कहते, अरे यार आ गया, आप तो ये पूरा समय मेरा बर्बाद कर देगा, पढ़ने नहीं देगा। तो ये क्या है? ये आपने बाह्य रूप से प्रसन्नचित होने का एक दिखावा किया, ढोंग किया, स्वांग किया। किंतु आंतरिक रूप से खुश होने की प्रक्रिया क्या है कि एकदम से जो आपने सोच रहा, जो आपने सोचा है, वही सारी चीजें आपके सामने एकदम से आ जाए। जैसे आपकी भाई इतनी कठिन मेहनत आप कर रहे हैं, क्यों? नौकरी के लिए कर रहे हैं। पता चले कि उसका ज्वाइनिंग लेटर एकदम से आ जाए आपके पास सडनली, तब आप बताइए आपके खुश होने की स्थिति बाह्य रूप में होगी कि आंतरिक रूप में होगी? जाहिर सी बात है, आंतरिक रूप में होगी। आप हृदय से प्रसन्नचित होंगे, अंतर मन से खुश होंगे, तो अंतर मन से खुश होने की प्रक्रिया को ही हम आह्लादित होना बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि आपसे छंद का अर्थ पूछे, छंद शब्द का अर्थ, तो छंद शब्द का अर्थ होता है छादन, छादन, लहादन, या फिर क्या होता भैया? बंधन होता है। लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक की पुस्तकों में यदि आप देखते हैं तो इस छंद शब्द का जो अर्थ बताया गया वो क्या बताया गया भैया? बंधन बताया गया है। क्या बताया गया है? बंधन बताया गया है। किंतु अगर वही हायर एजुकेशन में आप बीए या एमए की पुस्तकें देखते हैं काव्यांग विवेचन का, तो उसमें आप देखेंगे कि इस छंद शब्द का अर्थ छादन भी दिया गया है और लहादन भी दिया गया है। तो ध्यान रहे, अगर इस छादन, लहादन और बंधन तीनों ऑप्शनों, तीनों ऑप्शन इकट्ठा तो आते नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कंडीशन में आ ही गए, तो ऐसी स्थितियों में आपको छादन सही मानना पड़ेगा। छादन का ऑप्शन नहीं है तो लहादन सही मानेंगे, लेकिन छादन और लहादन दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो बंधन सही मानेंगे। वैसे जो सामान्य किताबें मैंने देखी हैं हाई स्कूल इंटर लेवल तक की, उसमें सभी जगह बंधन का ऑप्शन दिया गया है। अर्थात आप भी प्रायोरिटी जो देंगे वो किसका देंगे? बंधन का देंगे। अर्थात
टेट की परीक्षा में, यूपीपी की परीक्षा में, यूपीएसआई की परीक्षा में, किंतु टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में आप छादन और लहादन ये आपको 2 ऑप्शन पेपर में भी मिल सकते हैं। उसमें बंधन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बंधन अमूमन हर कोई जानता है कि इस छंद शब्द का अर्थ क्या होता है, बंधन होता है। इसलिए वो बंधन को ना देते हुए इस छादन या लहादन में से किसी ऑप्शन को उठा करके वो पेपर में दे देता है। बातें यहां तक की समझ में आई आपके? यहां तक की बातें समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे अगले क्रम में हम लोग चलेंगे। आपसे पूछा जाए छंदों के प्रणेता, छंदों के प्रणेता पूछे या छंदों का पिता पूछे या छंदों के प्रवर्तक पूछे, प्रवर्तक पूछे या छंदों के जनक पूछे, तब आपको बताना क्या होगा? तब आपको बताना होगा आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल बताना है। क्या बताना है? आचार्य पिंगल। लेकिन अगर यहीं पर रसों के प्रणेता पूछ ले आपसे, या फिर रसों के पिता पूछ ले आपसे, या रसों के प्रवर्तक आपसे पूछ ले, या फिर रसों के जनक आपसे पूछ ले, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या बताना होगा? ऐसी स्थिति में आपको बताना होगा आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि। देखिए, मैंने देखा है अधिकांशतः कि लोग इन चीजों में भ्रमित होते हैं, इसलिए इस टाइप के तथ्यों को मैं इकट्ठा लिखवा दे रहा हूं जिससे भ्रम नाम की कोई चीज ना रहे आपके मन में। यदि यहीं आपसे पूछ लिया जाए भैया कि अलंकार संप्रदाय के प्रणेता पूछ ले, या फिर आपसे पिता पूछ ले, या आपसे जनक पूछ ले, तो ऐसी स्थिति में आपको बताना है आचार्य भामा। आचार्य भामा बताना है। किंतु ध्यान रहे, अगर यहीं आपसे वर्णों के जनक पूछ ले, पिता पूछ ले, आदि प्रणेता पूछ ले, तब ऐसी स्थिति में आपको बताना होगा आचार्य पाणिन। आचार्य पाणिन। आचार्य पाणिन। देखिए, यहां से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, चाहे आप यूपीपी की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हैं, या टेट की परीक्षा दे रहे हैं, यहां तक कि टीजीटी और पीजी तक की परीक्षाओं की बात मैं करता हूं। मैं वनडे एग्जाम की सभी परीक्षाओं की बात करता हूं। यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। ध्यान से आप समझिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया कि छंद शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है, तो छद धातु और चद धातु दोनों ही धातुओं की चर्चा होती है, लेकिन आपको प्रधानता किसकी देनी है? छद की देनी है। इस छद धातु का यदि आपसे अर्थ पूछ ले, तो छंद जो छद धातु है उसका अर्थ होता है रक्षा करना, प्रसन्नचित होना, खुश होना, आह्लादित होना होता है। इन चारों आपसों में आपको जो प्रधानता देनी है वो आह्लादित करने का आपको प्रधानता देनी है। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि छंद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो छंद शब्द का अर्थ छादन, लहादन और बंधन तीनों होता है।
लेकिन आपको प्राथमिकता जो देनी है वो बंधन की देनी है। किसकी देनी है? बंधन की देनी है। आपसे पूछ ले कि छंदों के प्रणेता या फिर पिता या फिर प्रवर्तक या फिर जनक, इन सबका मतलब एक ही होता भैया। कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं आचार्य पिंगल। कौन भैया? आचार्य पिंगल माने जाते हैं। वहीं रसों की अगर हम प्रणेता या जनक की बात करें तो कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। कौन? भरत मुनि माने जाते हैं। लेकिन वहीं अगर अलंकारों के प्रणेता या जनक की बात करें तब कौन माने जाते हैं? तब आचार्य भामा माने जाते हैं। किंतु अगर वहीं हम वर्णों के जनक या प्रणेता की बात कर लें तो कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं आचार्य पाणिन। अगर यहां तक की बात आपकी समझ में आई है तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। चलिए आगे देखते हैं भैया। ले लिया ना स्क्रीनशॉट इसका? चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि छंदों के गुरु कौन माने जाते हैं। जैसे प्रणेता पूछ लिया तो प्रणेता में आपको नाम किसका लेना है? तब तो आपको प्रणेता या जनक में नाम लेना है आपको आचार्य पिंगल का। किंतु यदि छंदों के गुरु पूछ ले तब आपका उत्तर बदल जाएगा। तब आपका उत्तर क्या होना चाहिए वो आप हमें बताएं। ध्यान रहे भैया, जब वो बात करेगा छंदों के गुरु की, किसकी भैया? छंदों के गुरु, कि छंदों के गुरु कौन माने जाते हैं? तो छंदों के गुरु माने जाते हैं भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये निराला क्या है भैया? ये निराला इनका उपनाम है। क्या भैया? निराला इनका उपनाम है। वैसे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इनको हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण के नाम से जाना जाता है। क्या जाना था भैया? आप ये प्रश्न कैसे पूछे वो टाइप भी समझ लो। जब आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य जगत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है भैया। क्या? महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? महाप्राण कहा जाता है। यह बात आपको समझना होगा। आगे बात करें, छंदों पर लिखी प्रथम पुस्तक कौन सी है? छंदों पर लिखी प्रथम पुस्तक, तो ध्यान रहे, छंदों पर लिखी प्रथम पुस्तक छंदमाला है। क्या भैया? छंदमाला है। क्या भैया? छंदमाला। ये जो छंदमाला आप देख पा रहे हैं ये छंदमाला पुस्तक है किसकी? तो ये छंदमाला पुस्तक है केशवदास की। किसकी भैया? केशवदास। किसकी पुस्तक है? केशवदास जी की यह पुस्तक है। केशवदास जी को हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से हम जानते हैं? तो इनको हिंदी साहित्य जगत में हम लोग कठिन काव्य का प्रेत नाम से जानते हैं। क्या भैया? कठिन काव्य का
प्रेत, ये किस काल से संदर्भित हैं? तो भैया ये रीतकालीन कवि हैं, रीतकालीन कवि। किस काल से भैया जुड़े हुए हैं? कि भैया रीतकालीन कवि हैं। कौन? केशवदास। और इनको हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कठिन काव्य का प्रेत नाम से जाना जाता है। और ये छंदमाला पुस्तक है किसकी? आचार्य केशवदास जी की पुस्तक है। बात समझ में आई? चलिए आगे अगले क्रम में हम देखेंगे छंदों की सविस्तृत व्याख्या छंद शास्त्र में मिलती है। किसमें भैया? छंद शास्त्र में मिलती है। और ये छंद शास्त्र जो आप देख रहे हैं, यहां से दो तथ्य आपको और जानने चाहिए। कौन कौन से? तो पहला तथ्य है कि ये पुस्तक किसकी है। तो ये जो पुस्तक आप देख पा रहे हैं, ये पुस्तक है आचार्य पिंगल की। आचार्य पिंगल की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसका उपनाम पूछा पेपर में। उपनाम, तो इसका उपनाम है भैया पिंगल शास्त्र। क्या? पिंगल शास्त्र। क्या भैया? पिंगल शास्त्र। क्यों? क्योंकि छंद शास्त्र को लिखा किसने था? आचार्य पिंगल ने, इसलिए इसका उपनाम भी क्या हो गया? पिंगल शास्त्र हो गया। यहां तक की बात समझ में आई? अब एक बार फिर से इसे समझें। थोड़ा सा भ्रामक तो है ही, लेकिन समझने की कोशिश करें। यदि आपसे छंदों का पिता पूछे, छंदों का जनक पूछे, छंदों के प्रणेता पूछे, छंदों के प्रवर्तक पूछे, तब आपको बताना है आचार्य पिंगल। लेकिन अगर छंदों के गुरु की बात हो जाए तो छंदों के गुरु माने गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्यों माने गए हैं? क्योंकि जो छंद के तीन प्रकार होते हैं, उन तीन प्रकारों में जो तीसरा प्रकार उसे हम कहते हैं मुक्तक छंद, उस मुक्तक छंद की खोज किसने की थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की थी। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छंदों का गुरु माना जाता है। बात समझ में आई? दूसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको हम महाप्राण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महाप्राण के नाम से जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि आपसे पूछा जाए कि छंदों पर लिखी प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो छंदों पर लिखी प्रथम पुस्तक का नाम है छंदमाला। क्या भैया? छंदमाला। यह छंदमाला पुस्तक किसकी है? तो यह छंदमाला पुस्तक है केशवदास की। केशवदास किस काल से संदर्भित हैं? तो केशवदास रीतकालीन कवि माने जाते हैं। वैसे ये भक्तिकाल और रीतकाल के बीच की कड़ी माने जाते हैं। किस काल? भक्तिकाल और रीतकाल, अर्थात भक्तिकाल की समाप्ति और रीतकाल के प्रारंभ के बीच में जिसका नाम आता है, उनका नाम क्या है भैया? तो उनका नाम ही केशवदास है। क्या नाम भैया? केशवदास। दूसरी महत्वपूर्ण बात, केशवदास जी को हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है कठिन काव्य का प्रेत नाम से। किस नाम से? कठिन काव्य का प्रेत नाम से जाना जाता है। आगे यदि हम चर्चा करें कि छंदों की विस्तृत व्याख्या किस पुस्तक में मिलती है, तो विस्तृत व्याख्या मिलती है छंद शास्त्र में। किसमें? छंद शास्त्र में। यह छंद शास्त्र पुस्तक किसकी है? तो यह छंद शास्त्र पुस्तक जो है वो आचार्य पिंगल की है। इस छंद शास्त्र का उपनाम क्या है? तो इस छंद शास्त्र का उपनाम है पिंगल शास्त्र। क्या भैया? पिंगल शास्त्र। बात समझ में आई? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं आपसे।
चलिए आगे देखते भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा जाए, पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, मुक्तक मुक्तक छंद के मुक्तक छंद के प्रणेता प्रणेता जनक पिता किसे माना जाता है? तो माना जाता भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किसे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। किसे भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। निराला इनका उपनाम है। क्या भैया? निराला इनका उपनाम है और इनको हिंदी साहित्य जगत में महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मुक्तक छंद का प्रवर्तन किया था, मुक्तक छंद की खोज की थी, इसलिए ही हम इनको छंदों का गुरु भी मानते हैं। क्या मानते हैं? छंदों का गुरु भी मानते हैं। आगे बात करें हम मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जूही की कली में किया। जूही की कली में किया। किसमें किया भैया? जूही की कली में किया। ये जो जूही की कली रचना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये जूही की कली की जो रचना रही, इसका लेखन कब किया गया? लेखन कार्य, तो इसका लेखन जो हुआ, इसका लेखन किया गया भैया 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में लेखन। लेकिन इसका प्रकाशन जो हुआ, प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1922 ईस्वी। कब भैया? 1922 ईस्वी में हुआ था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसका पूछे कि जूही की कली कब लिखी गई, तो जूही की कली लिखी गई थी 1916 ईस्वी में। किंतु जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ? तो जूही की कली का प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ये जो जूही की कली आप पुस्तक देख रहे हैं, इस जूही की कली में ही सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया गया? तो भैया मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया। किस छंद का? मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा यह प्रयोग किया गया? तो यह प्रयोग किया गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही छंदों का गुरु भी कहते हैं। क्या? छंदों का गुरु, जो मैंने इसके पिछले वाले क्रम में आपको बताया। आई होप आपको यहां तक की भी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके आगे की चीजों की चर्चा करता हूं आपसे।
चलिए आगे भैया। यह प्रश्न भी यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था। छंदों का अजायब घर या छंदों का गोदाम किस रचना को कहा जाता है? तो उसका नाम भैया रामचंद्रिका है। क्या भैया? रामचंद्रिका। ये जो रामचंद्रिका पुस्तक है, इस रामचंद्रिका पुस्तक को ही क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर या छंदों का गोदाम कहा जाता है। छंदों का अजायब घर या छंदों का गोदाम कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछ ले कि छंदों का अजायब घर, देखिए ये पेपर में पूछा जा चुका भैया, ये यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था कि छंदों का अजायब घर किस पुस्तक को कहते हैं? तो छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहते हैं। लेकिन रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा किसने? तो लिखेंगे आप अगले पॉइंट में, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। चतुर्वेदी ने कहा, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा भैया। क्या कहा? इस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। यहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हमें समझनी, जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपसे पूछे कि रामचंद्रिका लिखी कब गई या इसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन जो हुआ था भैया, प्रकाशन 1601 ईस्वी में हुआ था। कब? 1601 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल छंद कितने थे? कुल छंद, तो इसमें कुल छंद जो थे वो 1717 छंद थे। 1717 छंद थे। 1717 कितने भैया? 1717 छंद थे। इसमें अध्याय कितने थे, यानी प्रकाश? तो वो थे 39। कितने थे? 39। आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने प्रकार के छंद थे? कितने प्रकार के छंद? तो भैया 136 प्रकार के छंद थे। कितने? 136 प्रकार के छंद। 136 प्रकार के छंदों का उल्लेख इसमें किया गया है। इसको लिखने में कितना समय लगा है?
समय तो 1 दिन। क्या भैया? 1 दिन लगा है। वास्तव में ये जो रामचंद्रिका है, अच्छा ये है किसकी, ये भी जानते हो ना आप लोग? ये केशवदास जी की रचना है। केशवदास, ये भी ध्यान में रखिए आप, ये केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। वास्तव में रामचंद्रिका के परिप्रेक्ष्य में बात कही जाती है कि एक बार केशवदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपमानित, या यूं कह सकते हैं उनको एक व्यंग्यात्मक शैली में उनको कहा कि केशवदास जो है वो एक श्रृंगारिक कवि हैं। उन पर लांछन लगाया, उन पर दोषारोपण किया कि केशवदास जो हैं वो कैसे कवि हैं, वो एक श्रृंगारिक कवि हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया उनकी रचनाएं हैं। तो उन रचनाओं के आधार पर ही केशवदास जी को उन्होंने क्या कहा भैया कि एक श्रृंगारिक कवि हैं। वो इस लांछन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही रामचंद्रिका को लिखा। इस रामचंद्रिका को लिखा कब? 1601 ईस्वी में लिखा। और इसमें जो छंद हैं, उन कुल छंदों की संख्या जो है वो 1717 छंद हैं। इसको कितने अध्यायों में लिखा गया है? तो इसको 39 अध्यायों में लिखा गया है। इसमें कुल कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? 136 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। ध्यान रहे, छंदों का अजायब घर इस रामचंद्रिका को कहने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें 136 प्रकार के छंदों का उल्लेख मिलता है, इसलिए इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात समझिएगा। अब यही बात ऐसी है जो गले के नीचे कम उतरती है कि इन्होंने ऐसी महान पुस्तक का लेखन कार्य 1 दिन में कर दिया। ये थोड़ा सा कम समझ में आता है। देखिए उसकी वास्तविकता क्या है, आप वो समझिए। वास्तविकता ये है कि वास्तव में केशवदास जी ने जो रामचंद्रिका की मूल कृति लिखी, वो मूल कृति चोरी हो गई थी। मूल कृति क्या हो गई थी भैया? चोरी हो गई थी। तो चोरी होने के बाद उस पुस्तक को जब दोबारा केशवदास जी ने लिखा तो उसको उन्होंने 1 दिन में लिख दिया था। अरे भाई आप समझिए, आपने कोई जो है कहानी लिख दिया, तो किसी कहानी को लिखने में ऐसा थोड़ी ना होता आपके दिमाग में एकदम से आपने लिखना शुरू किया और 1 ही दिन में सब खत्म कर दिया। एक एक कहानी को लिखने में, एक एक गीत को लिखने में महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक लग जाते हैं। अब वो जो गाना आपने लिख दिया, आपने वो कहानी जो लिख दी, जिसको लिखने में 5 से 6 महीने लगे, अगर उसी कहानी को आपको दोबारा लिखना हो या उसी संगीत को आपको दोबारा लिखना हो, तो जब आप उसी चीज को दोबारा लिखोगे तो जाहिर सी बात अब 6 महीने थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि जब आपने उसे पहली बार लिखा था तो सोच सोच के लिख रहे थे। अब वो रचना तैयार हो गई थी, इसलिए उसको पुनः लिखने में उनको बहुत कम समय लगा, अर्थात उन्होंने उस पूरी रचना को 1 ही दिन में लिख दिया था। बात समझ में आई? तो यहां तक की चीजें आप इसे नोट आउट करें, और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। अगले क्रम में हम लोग देखेंगे छंदों के प्रकार। लीजिए स्क्रीनशॉट भैया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग छंदों के प्रकार। छंदों के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते भैया? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें छंद का जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं मात्रिक छंद। क्या भैया? मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं वर्णिक छंद। क्या भैया? वर्णिक छंद।
और तीसरे को हम लोग कहते हैं मुक्तक छंद। क्या भैया? मुक्तक छंद। आपसे पूछे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता भैया मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, और तीसरा इसका जो प्रकार है उसे हम कहते हैं मुक्तक छंद। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा अर्थात इसके प्रकारों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं पर आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है मेरा कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आप पूरी कोशिश करें मित्रों, पूरी कोशिश करें आप कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, मेरा जो परिश्रम है वो और अधिक सफल हो सके। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।